व्हील चेयर पे बैठी हुई थी अनामिका। ससुर जी प्रसाद उसे धूप दिखा रहे थे। लॉन में घुमाते हुए बड़े प्यार से बात कर रहे थे। अचानक से अनामिका रोने लगती है। पिताजी, मैं आपका ये उधार कैसे चुकाऊं? बाप बेटी के बीच में उधार नहीं होते हैं बेटा। आप तो बस एक ही बात कहते रहते हैं पिताजी हमेशा। हाँ बेटा, एक्सीडेंट होने पे मेरा पैर टूट गया था और डॉक्टर बैंडेज बांध दिए थे। उस दुर्गंध से तुम्हारी सास नजदीक आती नहीं थी, पर तुम आई। तुम माँ बनके मेरा देखभाल करती रही। इसीलिए पिताजी, आज आप मेरे पिताजी की तरह हैं, जो इतने प्यार से मेरा देखभाल कर रहे हैं। तकलीफ के वक्त में ही इंसान की सही पहचान होती है। अनामिका प्रसाद ऐसी बातें कर ही रहे थे, तभी वहाँ पे सासू माँ शारदा आती है और गुस्से से कहती है, सुनिए, अगर अपनी प्यारी बहू को आप मेरे हाथ सौंप देंगे तो मैं उसे उसके कमरे तक पहुँचा दूंगी। क्यों शारदा, डॉक्टर प्रमिला ने क्या कहा था तुमने सुना नहीं? उसे धूप में छोड़ना होगा। जब मैं देखभाल कर ही रहा हूँ तो तुम परेशान क्यों हो रही हो? अनामिका के देखभाल के लिए सुशीला आएगी। ये सुशीला कौन है माँ? उसके आने के बाद ही बीमारी क्या होती है पता चलेगा। ऐसा कहकर बहू को दुखी क्यों कर रही हो शारदा? बहू की मानसिक परिस्थिति अच्छा रहे इसलिए उसे आशा देना चाहिए, खुश रखना चाहिए। लेकिन तुम तो। ये तो अच्छी बात है अनामिका। इस तरह कुछ कहने ही जा रही थी शारदा कि इस बीच में सुशीला आ जाती है। उधर अनामिका की सेहत कुछ खास ठीक नहीं थी, इसीलिए डॉक्टर प्रमिला के सामने रमेश बैठा होता है। अनामिका अभी कैसी है राम? वो ठीक नहीं है, उसे बहुत तकलीफ हो रही है मैडम। टैबलेट्स लेते रहना होगा रमेश, एक बार में उसकी तबीयत ठीक नहीं होगी, धीरे धीरे होगी, इसीलिए थोड़ा सब्र रखना भी होगा। हमें आप पर भरोसा है डॉक्टर। आपने कहा था ना कि टैबलेट्स चेंज करना होगा। लिख देती हूँ। इस तरह कहकर डॉक्टर प्रमिला कागज में नई दवाइयाँ लिख कर दे देती है। रमेश कमरे से बाहर चला जाता है। बीमार पड़ी अनामिका अपने बिस्तर पे लेटी हुई थी। शारदा सुशीला को लेकर अनामिका के पास जाती है। सुशीला अनामिका को बड़े दुखी मन से देखती है। अभी कैसी हो अनामिका? आप कौन है? इससे पहले तो मैंने आपको कभी नहीं देखा। अनामिका के इस तरह से कहने पे शारदा को बड़ा गुस्सा आता है और वो अनामिका को गुस्से से कहती है, वो कौन है जानकर तुम क्या करोगी? वो जो पूछ रही है उसका जवाब दो ना। वो बात नहीं है माँ। चुप रहो, जो वो सवाल कर रही है उसका जवाब तुम दो। इस तरह से धमकी देती है शारदा। फिर सुशीला कहने लगती है, शारदा मैडम, एक बार आप बाहर जाइए, अनामिका की सेहत के बारे में पूछ लेती हूँ, फिर जैसा जरूरत होगा वैसे पैसों की बात करेंगे। अच्छा ठीक है। इतना कहकर शारदा उस कमरे से चली जाती है। फिर सुशीला अनामिका से पूछती है, देखो बेटा, तुम्हारी तबीयत खराब है इसीलिए तुम्हारी सासू माँ को तकलीफ है। वो घर का काम नहीं कर सकती है इसीलिए उसने मुझे बुलाया। लेकिन आप कौन है? असल में मैं एक वृद्धा आश्रम चलाती हूँ। सुशीला के इस तरह से कहने पे अनामिका पूरी बात समझ जाती है। वो उठ के बैठ जाती है और आंखों में आंसू लेकर कहती है, आपकी सेवा की जरूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। मेरे दो बच्चे हैं, मैं पूरी तरह से अपंग नहीं हूँ। इस तरह कहकर अनामिका अपने हाथ दिखाने लगती है। उधर स्कूल परिसर में पोता हरीश रो रहा होता है। दादाजी प्रसाद जब लंच बॉक्स लेके जाते हैं, पोते को रोते देख वो परेशान हो जाते हैं। अरे हरीश, क्या हो गया? क्यों रो रहे हो? दादाजी, मुझे बार बार माँ याद आ रही है। बेचारी माँ की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। वो ठीक से कोई काम नहीं कर पाती। पता नहीं अभी वो क्या कर रही है, उन्हें कितनी मार पड़ रही होगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं घर पे हूँ ना। मैं अपनी बहू को अपनी बेटी से ज्यादा मानता हूँ। तुम ज्यादा सोचो नहीं, अपनी पढ़ाई लिखाई करो। आप क्या देखेंगे दादाजी, जब दादी माँ को डांटती है आप तो एक शब्द नहीं कहते, चुपचाप खड़े होकर देखते हैं। तुम बच्चे हो बेटा, ये तुम नहीं समझोगे। ये सब बात हो ही रही थी, तभी टीचर कमला रोती हुई भव्या को लेकर प्रसाद के पास आते हैं। टीचर थोड़ी नाराज थी। इसकी माँ को क्या हुआ सर? जब से स्कूल आई है ये मम्मी मम्मी कहकर बस रोए जा रही है। हम समझा रहे पर ये समझती ही नहीं। माँ के पास जाना है कह रही है और तब से रोई जा रही है। सॉरी टीचर,
आप जाइए, मैं संभाल लूंगा। इस तरह कहकर भव्या को प्रसाद के पास छोड़ के टीचर कमला वहाँ से चली जाती है। उधर सुशीला जो अनामिका को देखने के लिए आई थी। मैडम, मैं ठीक हूँ, मेरे हाथ पर बस कभी कभी थरथराते हैं, उसके लिए दवाइयाँ ले रही हूँ। मेरे बच्चों को देखभाल करने के लिए पिता तुल्य मेरे ससुर जी है और साथ में मेरे पति भी है जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। ये क्या मैडम, अनामिका की इरादे तो बहुत मजबूत है और आप कह रही थी कि वो पेशेंट है। अरे उसने जो कहा वो सच नहीं है, मैं उसकी देखभाल नहीं कर सकती हूँ। अरे बहू, जाओ चाय ले आओ, तो हम हॉल में बैठे हुए हैं। ठीक है माँ जी। इतना कहकर अनामिका बहुत ही कष्टों के साथ उठती है और धीरे धीरे चलकर किचन की तरफ जाती है। शारदा और सुशीला हॉल में बैठी हुई थी। अनामिका के हाथ से एक कटोरी गिर जाती है, उसके बाद पानी का बोतल गिर जाता है और साथ ही साथ चीनी का डब्बा भी। आवाज सुनकर शारदा और सुशीला भागकर किचन में देखने के लिए आती है। देखती है पानी, कटोरी, चीनी सब नीचे पड़ा हुआ है। अब क्या कहोगी सुशीला? ठीक है मैडम, मैं अनामिका को अपना अनाथ आश्रम ले जाऊंगी, लेकिन उसके लिए खर्च पड़ेंगे। ले जाओ, मैं पैसे दूंगी। इतना कहकर सुशीला अनामिका को लेकर हॉल में जाने लगती है। तभी हरीश और भव्या प्रसाद के साथ स्कूल से लौट आते हैं। बच्चे देखते हैं कि सुशीला इस तरह से अनामिका को पकड़ी हुई है। ये देखकर वो बड़े आश्चर्य होते हैं। आप कौन है? आप मेरी माँ को कहाँ लेकर जा रही है? दादी, मेरी माँ को इसके साथ आप कहाँ भेज रही हैं? आप कौन है और आप क्यों यहाँ आई हैं? शारदा, बच्चे कुछ पूछ रहे हैं, जवाब दो। ये कौन है? बहू को कहाँ लेकर जा रही है? क्या इस बारे में रमेश को पता है? सभी लोग शारदा से इस तरह सवाल करने लगते हैं। सबका सवाल करना हो गया या कुछ बाकी है? तभी हरीश भाग के बेडरूम में जाता है और अनामिका का व्हीलचेयर लेकर वापस आता है। अनामिका अपनी व्हीलचेयर पे बैठती है। ये सुशीला है, ये एक ओल्ड एज होम चलाती है। मैं सोच रही हूँ अनामिका को ओल्ड एज होम में रख दूंगी। शारदा के इस तरह से कहने पर सभी लोग वहाँ पे खड़े एक दूसरे को देखने लगते हैं। अनामिका व्हीलचेयर पे बैठकर रोने लगती है। दोनों बच्चे खुद को संभालते हुए फिर अनामिका के पास आते हैं, फिर उसके आंसू पोंछते हैं। माँ, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारे लिए मैं, बहन, दादाजी, पिताजी हम सब है ना? क्या हम तुम्हें ओल्ड एज होम भेज सकते हैं? हाँ माँ, दादी की बातों का बुरा मत मानो, हम लोग है ना। ये सब सुनकर प्रसाद अनामिका के पास आकर कहते हैं, मत रो बहू, घर की लक्ष्मी का इस तरह रोना शुभ नहीं होता है। इस बात को हमारे ऊपर छोड़ दो, रमेश को कुछ मत बताना। लेकिन रमेश दरवाजे के पास खड़े होकर पूरी बात सुन लेता है और बहुत दुखी होता है। पर मुझे पता चल गया पिताजी। इस तरह वो दुखी होकर कहता है और फिर शारदा के पास जाता है। ओल्ड एज होम भेजने की क्या जरूरत है माँ? अनामिका को खाने में थोड़ा जहर मिला के दे दो, काम हो जाएगा। रमेश की ये बात सुन के अनामिका रोने लगती है। फिर दुखी होकर, बच्चे, मुझे बहुत भूख लगी है, सुबह से तुम्हारी दादी ने खाना भी नहीं दिया। ये सुन के सभी लोग रोने लगते हैं। तुरंत हरीश और भव्या भागते हुए किचन में जाते हैं। फिर चावल सब्जी एक प्लेट में डाल के हरीश अनामिका को लाके देता है। पीछे पीछे भव्या पानी ले आती है। फिर दोनों अनामिका को खाना खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं। जो लोग वहाँ खड़े थे ये सब कुछ देखकर उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं। शारदा बिना कुछ कहे चुपचाप वहाँ से अंदर चली जाती है। सुशीला बाहर चली जाती है। एक दिन अचानक से किचन में आग लग जाती है। उस आग में शारदा फंस जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, अजी कोई है क्या? मुझे बचाओ, मैं आग में फंस गई हूँ। इस तरह शारदा चिल्लाने लगती है। बहुत ही कष्टों के साथ अनामिका बिस्तर से उठती है और वो धीरे धीरे किचन में जाती है। अब चूंकि शारदा किचन के अंदर आग में फंसी हुई थी, इसीलिए वो जोर जोर से चिल्ला रही थी और वो बहुत ज्यादा परेशान थी। माँ जी, हिम्मत कीजिए और अंदर से बाहर निकल आइए। नहीं निकल पा रही हूँ बहू। ऐसे कहने से कैसे चलेगा? कैसे भी आपको बाहर निकल आना होगा, नहीं तो आग बढ़ेगी। मुझे बचा लो बहू। इस तरह कहने पे अनामिका अपने व्हील चेयर से बड़े ही कष्ट से उठ के खड़ी होती है और जैसे ही वो खड़ी होती है वो नीचे गिर जाती है। फिर वो रोते रोते उठ के खड़ी होती है और किचन के अंदर जाती है। चलिए माँ जी, मैं पीछे से आती हूँ। बाप रे, मैं अगर पहले गई तो मैं जल जाऊंगी। पहले तुम जाओ, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊंगी। ठीक है माँ जी। ये कहकर अनामिका बड़े ही कष्टों के साथ अपनी जान की परवाह ना करते हुए शारदा को लेकर बाहर निकल आती है। तब तक प्रसाद, रमेश और दोनों बच्चे वहाँ पर आ पहुँचते हैं।
उन्हें पता चलता है कि शारदा आग में फंसी हुई थी तो उन्हें दुख होता है। अनामिका अपनी जान को जोखिम में डालकर शारदा की जान बचाई। ये देखकर शारदा के मन में परिवर्तन आया और तब से वो अनामिका को प्यार और स्नेह के साथ देखभाल करने लगी। बालकनी में फोन लेके अनामिका अपनी सहेली सुमति से बात कर रही होती है। बताओ सासू माँ के जेवर मैं कैसे चुराऊं, उसके लिए क्या करना होगा? क्या करने से बढ़िया होगा, और सबसे बड़ी बात कि सासू माँ और बाकी लोगों को, ताकि मुझ पे संदेह ना हो, किसी भी तरह का शक नहीं होना चाहिए। इसमें कौन सी बड़ी बात है अनामिका, चोरी में तो मैंने PhD कर रखा है। वो तो नहीं पता है मुझे, पर तुम अपनी सासू माँ की नजरों से बच के छोटी छोटी चोरियां करती हो ना। छोटी चोरी और बड़ी चोरी में तो फर्क है। हाँ, मैं छोटी छोटी चोरियां करती हूँ और कहती हूँ मैं नींद में चल रही थी और बच जाती हूँ। इसी तरह मैं अच्छे से जी रही हूँ और जिंदगी चला रही हूँ। स्लीपिंग वॉक? अनामिका मानो सुन के खुश हो जाती है। वाह रे वाह सुमति, तुमने तो मुझे बड़ी अच्छी परिकल्पना दी है। अब देखो मैं क्या करती हूँ। चाहे कुछ भी हो, बस मेरा नाम बाहर नहीं आना चाहिए, नहीं तो तुम्हारी सास अगर मेरी सास को फोन करके कह दी तो बस उधर तुम बंद और इधर मुझे बंद कर दिया जाएगा। फिर हम दोनों एक दूसरे को देखकर आंसू बहाएंगे और फिर एक दूसरे का आंसू पोंछेंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, अभी मैं रखती हूँ। इतना कहकर अनामिका फोन रख देती है और बहुत उत्साहित भी होती है। हाँ, मैं स्लीपिंग वॉक करते हुए सासू माँ के कमरे में जाऊंगी और उनकी अलमारी खोल के मैं उनके सारे जेवर चुरा लूंगी। इस तरह सोचते हुए वो अपने कमरे में जाती है। रमेश वहाँ पे तैयार हो रहा होता है। अनामिका, माँ पिताजी कहाँ है? शायद अपने कमरे में ही होंगे। क्यों? उन्होंने कहा था शहर जाएंगे बड़े भाई के घर में। वो लाखों में कमाते हैं, उनके काम में विघ्न नहीं घटना चाहिए। हम 1000 में कमाते हैं, छोटी नौकरी करते हैं। ऐसे छोटे छोटे काम हमें नहीं करना चाहिए। पैसे होंगे तभी तो रिश्ते बनेंगे, पैसा होता है तभी प्यार होता है। अगर देखने जाइएगा तो बिना पैसे का कोई रिश्ता नहीं टिकता है, कोई आपको पहचानेगा ही नहीं। अनामिका की ये सारी बातों पे रमेश ज्यादा गौर न करते हुए अपने कमरे से हॉल में चला आता है। वहाँ शारदा और प्रसाद सोफे पे बैठकर बातचीत कर रहे होते हैं। माँ, आपने कहा था ना कि भाई के घर में जाएंगे। हाँ बेटा। जब शारदा और रमेश बातचीत कर ही रहे थे तभी बहू अनामिका पोछा लगाने का डंडा लेकर सीधा शारदा के कमरे में जाती है। डरते हुए बार बार हॉल की तरफ देखती है और अलमारी खोलने की कोशिश करती है। सासू माँ ने अपने सारे जेवर इसी अलमारी में रखा है, इसीलिए इसमें ताला लगा रखा है। लेकिन अब क्या वो चाबी तकिए के नीचे रखती हैं? फिर वो बिस्तर के तकिए के पास जाती है। तकिया उठाकर वो देखती है, वहाँ उसे चाबी मिली नहीं तो अनामिका उदास हो जाती है। अगर माँ जी चाबी तकिया के नीचे नहीं रखती है तो कहाँ रखती है? वो पूरा कमरा ढूंढने लगती है, पर वहाँ पे वो देखती है कि ससुर जी के कपड़े टंगे हुए हैं। अनामिका उनके पास जाती है, उन कपड़ों को ढूंढती है, वहाँ पे भी उसे अलमारी की चाबी नहीं मिलती है। इस बात से वो बहुत निराश हो जाती है। फिर कमरा साफ करने लगती है। उधर हॉल में रमेश था, उसकी माँ ने उसे कुछ कहा। ठीक है माँ, मैं आपके भाई के यहाँ जाऊंगा और आपने जो काम कहा वो कर दूंगा। इतना कहकर रमेश वहाँ से चला जाता है। शारदा तब तक अपने कमरे में जाती है। अनामिका कमरे की पोछा लगा रही थी। इसी तरह समय निकलता है। अनामिका एक रात धीरे धीरे अपनी सासू माँ के बेडरूम के पास जाकर खड़ी हो जाती है। फिर बिना आवाज किए वो आस्ते से दरवाजा खोलती है। सर अंदर करके वो झांक के देखती है। सासू माँ शारदा और ससुर जी प्रसाद बड़े ही आराम से सो रहे हैं। उन्हें देख अनामिका खुश होती है। हाय भगवान, अच्छा है सास ससुर सो रहे हैं। इसी मौके को देखकर मैं अलमारी के सारे जेवर चोरी कर लूंगी। ये सोचकर वो आहिस्ता आहिस्ता बिना आवाज किए हुए अलमारी के पास जाती है। बिना आवाज के वो अलमारी खोलती है, पर उसके बावजूद शारदा की नींद खुल जाती है। देखती है बहू अनामिका खड़ी है। अरे बहू, क्या कर रही हो तुम? जैसे वो कहती है, अनामिका घबरा जाती है और फिर मनी मन वो सोचने लगती है, हाय भगवान, सासू माँ उठ गई है, अब मैं यहाँ से कैसे निकलूं? ऐसा सोच ही रही थी अनामिका, तभी उसकी सहेली स्लीप वॉक के बारे में बताई थी उसे याद आ जाती है। तुरंत वो नाटक करना शुरू करती है। वो बेड के चारों तरफ चलने लगती है। अनामिका के इस हरकत को देखकर शारदा ताज्जुब हो जाती है। ये क्या, बहू इस तरह से चल रही है, अचानक से इसे क्या हो गया? शारदा को लगा मनी मन बोल रही है, पर वो बाहर बोल देती है,
ये बात अनामिका सुन लेती है। फिर अनामिका उस कमरे से बाहर निकलने लगती है। तभी शारदा आके बीच में खड़ी होकर कहने लगती है, अरे बहू, ये क्या हो रहा है? इतना कहकर वो अनामिका के सर पे मारती है। सर पे चोट लगने पे वो स्लीप वॉक से बाहर निकल आती है और ऐसे सासू माँ के सामने भाव करती है जैसे कुछ पता ही ना हो। अरे माँ जी, मैं यहाँ आपके कमरे में? वही तो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ। अरे माँ जी, मैं आपसे एक बात कहना भूल गई थी कि मुझे नींद में चलने की बीमारी है। क्या कहा? नींद में चलने की बीमारी? ये कौन सी बीमारी है? मुझे भी नहीं पता माँ जी, आज पहली बार हुआ। इतना कहकर अनामिका वहाँ से चली जाती है। शारदा तो अचंभित रह जाती है। इस तरह वो रात तो निकल जाती है। अगले दिन अनामिका अपने बेडरूम में ही टहलते हुए सोचती है, समझ में नहीं आ रहा कि सासू माँ के जेवर में कैसे चुराऊं। इस तरह वो सोच ही रही होती है, तभी अचानक से उसका फोन बज उठता है। हाँ बोलो। ये स्लीप वॉक का प्लान काम किया या नहीं? तुम कैसे बच के निकली? रहने ही दो, तुम्हारा ये स्लीप वॉक सक्सेसफुल नहीं रहा, फेल हो गया। इस तरह कहकर अनामिका फोन काट देती है। उस रात जब सब सो जाते हैं, अनामिका हाथ में एक हथौड़ा लेकर स्लीप वॉक करने का भाव करते हुए वो सासू माँ के कमरे में फिर से जाती है। शारदा प्रसाद गहरी नींद में सो रहे थे। अनामिका अलमारी के पास जाती है। जैसे ही अनामिका अलमारी का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही होती है, शारदा की आंख खुल जाती है। ये देखकर अनामिका, हाय भगवान, आज भी सासू माँ ने देख लिया। अब अगर ये मेरे हाथ में हथौड़ी देख ली तो मैं क्या कहूँगी? इस तरह कहकर अनामिका स्लीप वॉक करने लगती है। शारदा अनामिका के सामने आके खड़ी हो जाती है और अनामिका को रोकती है। अब माँ जी से क्या कहूँ? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वो हथौड़े से ठोकने लगती है। ठीक से काटी अंदर जा ही नहीं रहा है, और जोर से ठोकना होगा। ऐसा कहकर वो शारदा को हथौड़ी से ठोकने ही वाली थी। शारदा उसके सामने से निकल के भाग जाती है और बिस्तर पे जाके चुपचाप सो जाती है। ये देखकर अनामिका को जोर की हंसी आती है, पर वो धीरे से मुस्कुराती है। शारदा डर के मारे सो जाती है। अनामिका वहाँ से निकल के अपने कमरे में आके बेड पे बैठती है। रमेश सो रहा था। फिर अगले दिन शारदा और प्रसाद तैयार होके सीधा हॉल में आते हैं। उन दोनों को देखकर खुशी खुशी अनामिका, माँ जी आप कहाँ जा रही हैं? शहर जा रहे, सोच रहे हैं बड़े बेटे से मिल के आए। शारदा, जेवर सब कहाँ रखे? मैंने अलमारी में सब अच्छे से रख दिए हैं। आप परेशान मत होइए मेरे जेवरों को लेकर। अब चलिए। फिर शारदा और प्रसाद अपने घर से रवाना हो जाते हैं। अनामिका बहुत खुश होती है। वो हथौड़ी ले आती है और सीधा अलमारी का लॉक तोड़ देती है। वहाँ पे रखे सासू माँ के सारे जेवरों को देखकर अनामिका के आंखों में मानो चमक आ जाती है। मेरे तो सपने पूरे हो गए थे। मुझे नहीं लगा था कि मैं सासू माँ के सारे जेवरों को चोरी कर लूंगी। अब उनके आने से पहले मुझे इन जेवरों को कहीं छुपा देना होगा। ऐसा सोचकर वो सारे जेवरों को एक बैग में रखती है। फिर उस बैग को लेकर अपने कमरे में चली जाती है। इससे पहले कि कोई देखे, मुझे इस बैग को एक कार्टन बॉक्स के अंदर रख के कहीं पे छुपा देना होगा। इतना कहकर अनामिका उस बैग को एक कार्टन बॉक्स के अंदर रख के उस पे टेप लगा देती है। फिर जैसे उसे कुछ पता ही ना हो, सर को फोड़ के वो आंखें बंद करके हॉल में आके लेट जाती है। कुछ घंटों बाद शारदा और प्रसाद दोनों घर लौट आते हैं। खून से लथपथ अनामिका को हॉल में पड़े हुए देखकर दोनों घबरा जाते हैं। चेहरे पे पानी छिड़क के वो अनामिका को होश में लाते हैं। माँ जी, घर पे डकैती हो गई, आपके सारे जेवर वो ले गए। ये सुनकर सभी आश्चर्य हो जाते हैं। शारदा भागते हुए आती है अपने कमरे में और अलमारी में देखती है। अलमारी में एक भी जेवर नहीं थे। ये देखकर शारदा रोने लगती है। रमेश जल्दी से पुलिस को इन्फॉर्म करता है। एसआई अरविंद घर पे आते हैं। वो अनामिका से बातचीत करते हैं। फिर वो अलमारी देखते हैं और आसपास में कहीं चोर छुपा है कि नहीं वो भी देखते हैं, ताकि अगर चोर कुछ सुराग छोड़ा हो तो वो उनके हाथ में लग जाए। पर उन्हें कोई सुराग नहीं मिलता है। फिर एसआई अरविंद को परिवार के सदस्यों पे ही शक होने लगता है। उसके बाद एसआई अरविंद वहाँ से हॉल में आते हैं। यहाँ पे कोई चोर नहीं आया है और ना ही बाहर गया है। घर के अंदर किसी ने ये काम किया है। अगर आप खुद से स्वीकार ले तो अच्छा होगा, नहीं तो अगर मैं पकड़ लिया तो मैं सबक सिखाऊंगा। एसआई अरविंद अपनी बातों से डराते हैं और अनामिका उनकी बातें सुनकर घबरा जाती है। डर के मारे अनामिका अपनी सासू माँ के पैरों पर गिर जाती है।
मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैंने ही आपके सारे जेवर चुराए हैं। इस तरह कहने पे सभी लोग आश्चर्य हो जाते हैं। शारदा पहले खुद को संभालती है, फिर अनामिका के गाल पे एक कस के थप्पड़ लगाती है। माँ जी, गहनों के लिए मैं बहुत पागल हूँ। जैसे ही मैंने आपके जेवर देखे थे तो मेरे मन में लालच जगी। मांगती तो आप देती नहीं, इसीलिए ये सब किया। अरे पागल लड़की, मांगती तो मैं तुम्हें क्यों नहीं देती? मेरे मरने के बाद तो सारे जेवर तुम्हारे ही होंगे। मेरी बेटी होती तो उसका होता, अब बेटी नहीं है तो तुम ही तो मेरी बेटी हो। ओके सर, मेरा काम हो गया है तो अब मैं निकलता हूँ। ऐसा ही अरविंद वहाँ से चले जाते हैं। शारदा अपने सारे जेवर अनामिका को दे देती है। जेवर पाकर अनामिका बहुत खुश हो जाती है। ये थी आज की कहानी। नई कहानी लेकर हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।